आकुतागावा ryunosuke अथवा अंतिम दृष्टि का सौंदर्य, फ्रांसीसी से अनुवादित। एक अस्पष्ट व्याकुलता। ぼんやりした不安。 ये शब्द जो आकुतागावा ryunosuke ने 24 जुलाई 1927 की भोर में विष ग्रहण करने से पूर्व जल्दबाजी में लिखे थे, उनकी समस्त रचनाओं की कुंजी के समान हैं। वे 35 वर्ष के थे। वे अपने पीछे लगभग 150 कहानियां छोड़ गए, जिनमें कला का वैभव और अस्तित्व की यातनाएं मिलकर उनकी कृति को एक अनुपम आभा प्रदान करती हैं। दाश और उस जापान का स्तब्ध विस्मय जिसने इस मृत्यु में धुंधले रूप से एक युग के अंत का पूर्वाभास पाया। हेडीज के घर में अनेक शिक्षित जापानियों ने अपनी युवावस्था में एक ऐसा कालखंड बिताया है जिस पर इस विवेकशील बौद्धिक लेखक की गहरी छाप रही। एक ऐसा लेखक जो लापरवाह विडंबना से रगा हुआ है, किंतु जो अपने निश्चिंत बाह्य रूप के नीचे कुछ नाइविक, कुछ बेचैन, कुछ अनिश्चित छिपाने में बुरी तरह सफल रहता है। ठीक उन गणिकाओं के भांति जिनकी महक मुस्कान उस भीतर रिश्ती व्याकुलता को ढक नहीं पाती, जो किसी क्षण अस्तित्व की सतह पर उछलकर उसे डुबो देती है। इसीलिए अपनी रहस्यमय आत्महत्या के बाद से आकुतागावा की आत्मा जापानी साहित्य में मंडराती रही है। एंडो शोसाकु इस पीछा करते स्वप्न का वर्णन करते हैं। मैं एक अंधेरे कमरे में था। आकुतागावा ryunosuke के सम्मुख वे मेरे सामने बिना एक शब्द बोले खड़े थे, सिर झुकाए और अपने घिसे हुए धूसर की मोनों पर बाहें बांधे। वे अचानक उठे, अपने पीछे का बांस का पर्दा हटाया और बगल के कमरे में प्रवेश कर गए। मुझे ज्ञात था कि वह मृतकों का लोक था। तभी मेरी नींद खुल गई। आखिर क्यों मुझे इतने विकृत स्वप्न बार बार आते थे? मेरे पास ही मेरी पत्नी शांति से सो रही थी। इलियड का स्मरण किए बिना कैसे रहा जाए? जब अक्किलीस स्वप्न में पैत्रोक्लस की छाया देखता है और उसे थामने के लिए व्यर्थी बाहें फैलाता है। आत्मा धुएं के भांति धरती के नीचे विलीन हो गई थी। हाँ, या तो फिर हेडीज के घर में भी एक आत्मा है, या फिर एक छाया। इसी प्रकार आकुतागावा लौटते हैं, एक परिचित छाया की तरह, उस जाति की स्मृति में जो उन्हें समूचा हेडीज के घर में विलीन हो जाने देने से इनकार करती है। ड्रैगन के चिन्ह तले। आकुतागावा का नाम ryunosuke अर्थात ड्रैगन का पुत्र इसलिए रखा गया क्योंकि उनका जन्म 1 मार्च 1892 को ड्रैगन के वर्ष के, ड्रैगन के मास के, ड्रैगन के दिन, ड्रैगन की घड़ी में हुआ था। किंतु जब वे कुछ ही मास के थे, तब उनकी माता के उन्माद ने उन्हें इसके बजाय एक अभिशप्त आनुवंशिकता का आतंक विरासत में दे दिया। बालक को उसके ननिहाल ने पाला, शोगुनत के सेवकों का एक पुराना वंश जिसने उसे चीनी और जापानी क्लासिकों पर पोषित किया। इस पारंपरिक पूर्व का समकालीन पश्चिम से मेले में अनातोल, फ्रांस, पो इत्यादि टकराव उन्हें एक विदीर्ण, विभाजित, चीरा हुआ मनुष्य, एक द्वैत और विरोधाभासी मनुष्य बना देता है। होने की यह कठिनाई जो उनकी समूची पीढ़ी में साजी थी, उनकी कहानियों में और अधिक स्पष्ट तथा प्रवर्धित होकर एक प्रकार के भूत प्रेत सदृश आग्रह तक पहुंच जाती है। फिर भी समस्त जापानी लेखकों में कोई भी आकुतागावा से अधिक कला में आश्रय पाने के लिए प्रवृत्त नहीं था। वे स्वयं को एक पाठक के रूप में चित्रित करते थे, किसी पुस्तक विक्रेता की सीढ़ी पर चढ़ा हुआ, वहां ऊपर से अलमारियों के बीच व्यस्त विक्रेताओं और ग्राहकों की तुच्छता को निहारता हुआ। मनुष्य का जीवन बोदलेयर की एक पंक्ति के भी बराबर नहीं। 人生は一行のボードレールにもしかない。 वे कहा करते थे, कठपुतली नचाने वाले का चकाचौंध भरा खेल। आकुतागावा ने 24 वर्ष की आयु में ही स्वयं को लघु कथा के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था। नात्सुमे सोसेकी के प्रिय शिष्य, उन्हें तो गुरु के दामाद के रूप में भी संभावित माना गया था। उनकी तथाकथित ऐतिहासिक कहानियां राशोमोन, झाड़ी के भीतर, 藪の中 इत्यादि, जिनमें वे एक नितांत आधुनिक विषाद को प्राचीन जापान की रोती हुई आवाजों, हंसती हुई आवाजों में मिला देते हैं, आज भी उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचनाएं हैं। उनमें जिसकी सराहना की जाती है वह इतिहासकार की यथार्थता नहीं, बल्कि वे विदुष की गुड़ियां हैं
मेले के तमाशगीर की वे सिहरन जगाने वाली कठपुतलियां, जिन्हें वे अपनी वैभवशाली विद्वत्ता, अपनी अत्यंत तीक्ष्ण संवेदनशीलता, अपने सहज नाट्य बुक के अदृश्य धागों के सिरे पर नचाते हैं। समूचा संसार एक डिबिया में बंद कठपुतली नचाने वाला। 世の中は箱に入れたり、傀儡し、 ज़ांज़ा कोरिगास टिप्पणी करते हैं, लेखक मानो स्वयं को छिपा रहा था। क्या उन्होंने अपने कहानी संग्रहों के नाम कठपुतली नचाने वाला 傀儡し、 और छायाओं का चक्र 影灯籠、 नहीं रखे थे? और फिर भी पाठक प्रत्येक पंक्ति में उनकी उपस्थिति अनुभव करता था। छायाओं का यह रंगमंच नरक चित्र 地獄編、 में अपने चरम पर पहुंचता है, जहां चित्रकार योशिहिदे अपने भित्ति चित्र को पूर्ण करने के लिए अपनी ही पुत्री को अपनी आंखों के सामने जीवित जलते हुए देखता है और फिर स्वयं को फांसी लगा लेता है। कारण यह कि परिपूर्ण कला उस ज्वाला के समान है जो जीविताहार की मांग करती है, और आकुतागावा उसकी स्वैच्छिक बलि बनने में ही अपनी प्रतिष्ठा मानेंगे। कला के हुतात्मा के रूप में अचानक कठपुतली नचाने वाला स्वयं प्रकट हो गया, वास्तविक जीवन के दृश्य पटों के बीच और प्रायः हृदय विदारक कृत्यों में। उसने उन आवेशों का वर्णन किया जिन्होंने धीरे धीरे उस पर आक्रमण किया और जो अंततः उसे ले डूबने वाले थे। 1927 में विकृत आवेशों और उदास सातमर्तियों के नीचे उनकी विवेक बुद्धि का विघटन उनकी अंतिम उत्कृष्ट कृतियों को लिखवाता है। वह कपा में उपहास बन जाता है। गियर 歯車、 में मतिभ्रम, एक मूर्ख का जीवन あるアホの一生、 में उन्माद। आखिरकार मैं एक पागल स्त्री का पुत्र हूँ। वे अपनी मृत्यु की पूर्व संध्या पर लिखे गए एक पुराने मित्र के नाम पत्र ある旧友へ送る手記、 में स्वीकार करते हैं और आगे जोड़ते हैं, संभवतः तुम मेरे इस विरोधाभास पर हंसोगे कि मैं, जो प्रकृति के सौंदर्य से प्रेम करता हूँ, फिर भी स्वयं को समाप्त करने का निश्चय करता हूँ। किंतु प्रकृति इसलिए सुंदर है क्योंकि वह मेरी अंतिम दृष्टि में प्रतिबिंबित होती है। कावाबाता या सुनारी ने इस अंतिम प्रज्वलन की त्रसदी को कहना जाना, प्रायः रुग्ण और क्षीण। वह पूर्णतः बुझ जाने से ठीक पहले के क्षण में भड़क उठता है। इस प्रकार ड्रैगन का पुत्र बुझ गया। कला के हुतात्मा के रूप में बाइबिल खुली हुई गिरती वर्षा की ध्वनि के बीच शिगानाओया ने उनकी मृत्यु का समाचार पाकर अत्यंत संयत यह वाक्य कहा, वे अन्यथा कर ही नहीं सकते थे।